everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our new chapter of class 5, which is chapter number 12 about air and water. Okay, let's start the chapter with the very first topic, that is air and atmosphere. See, we cannot stay alive for more than a few minutes without air. Why? We need oxygen contained in air to breathe. Air is all around us. We cannot see it, but we can feel it. And the thick layer of air that surrounds the earth is called atmosphere. It is several hundred kilometers thick above the earth. Without air, there would be no life on earth. As you go higher, the amount of air decreases. That is why mountaineers have to carry oxygen cylinders when they climb up high on mountain. So student, what they're saying कि हम without air फ्यू मिनट्स के लिए भी सर्वाइव नहीं कर सकते. ऐसा क्यों? बिकॉज एयर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व है वो हम सभी को रिक्वायर्ड होती है, सभी लिविंग बींग्स को रिक्वायर्ड होती है टू ब्रीथ. राइट, एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे टच नहीं कर सकते, बट हम एयर को फील कर सकते हैं. एंड इसके साथ साथ हमारे अर्थ सरफेस के सराउंडिंग में भी क्या है, एक थिक लेयर है एयर की. वी कॉल इट एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर जो है सेवरल 100 किलोमीटर्स तक थिकनेस के साथ अबव द अर्थ सराउंडेड है. ओके, विदाउट एयर देयर वुड बी नो लाइफ. विदाउट एयर लाइफ पॉसिबल नहीं है ऑन अर्थ. जितना ज़्यादा ऊंचाई पर आप जाओगे वहाँ पे जो एयर का अमाउंट है वो डिक्रीज होता चला जाता है. इसीलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं जब वो काफ़ी हाईली क्लाइंब करते हैं ऑन दी माउंटेन्स. Now layers of atmosphere. अब atmosphere के different layers को discuss करें. So the atmosphere has several layers. Atmosphere में several layers होती हैं and ये सभी layers कौन कौन सी हैं? That is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Troposphere. Troposphere सबसे nearest layer है to the earth surface जो कि up to 15 किलोमीटर तक above the surface of earth extend करती है. and जितने भी ज़्यादा weather changes आते हैं सभी इसी layer में occur करते हैं. Okay, then next we have stratosphere. Stratosphere वो layer है जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है एंड अबाउट 35 किलोमीटर थिक है. एंड जितने भी रेयर जेट प्लेन्स हैं वो यूजुअली इसी लेयर में फ्लाई करते हैं. नेक्स्ट इज बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फेयर. अब स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर जो लेयर है दैट इज मेसोस्फेयर. एंड इस लेयर में टेम्परेचर जो है अब क्या फॉल होना स्टार्ट कर देता है एज वी विल गो हायर अप इन द स्काई, है ना. एंड इसीलिए इसको हम कोल्ड लेयर भी बोलते हैं. देन द थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड द हॉट लेयर. थर्मोस्फेयर को हॉट लेयर कहा जाता है बिकॉज इसको इसके हाई टेम्परेचर के थ्रू कैरेक्टराइज किया जाता है. स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस लेयर. स्पेस शटल्स जो है वो इसी लेयर में ऑर्बिट करते हैं. एंड एग्जॉस्फेयर. एग्जॉस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एग्जॉस्फेयर है. एंड एग्जॉस्फेयर में जो एयर होती है वो काफी थिन होती है. बियॉन्ड द एग्जॉस्फेयर, एग्जॉस्फेयर से पीछे उससे अलग अब आगे जाके क्या होगा, एक वास्ट एक बड़ा सा एम्प्टी स्पेस होता है एंड स्पेस में देयर इज नो एयर. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो एटमॉस्फेयर प्लेज अ वाइटल रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ. हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, पॉसिबल बनाने के लिए अर्थ पर एटमॉस्फेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि एटमॉस्फेयर प्रोवाइड ऑक्सीजन. एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फॉर ब्रीदिंग टू ऑल लिविंग बींग्स. इसके अलावा इट प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड. एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को फॉर फोटोसिंथेसिस. देन थर्ड, एटमॉस्फेयर ऑल्सो ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन. एटमॉस्फेयर सन की हीट को भी ट्रैप करता है एंड इस तरीके से अर्थ पे एक एक्यूरेट टेम्परेचर मेंटेन रखता है एटमॉस्फेयर ओनली. नेक्स्ट, द ओजोन लेयर. हमारे एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर भी प्रेजेंट है विच इज नोन एज ओजोन लेयर. ये क्या करती है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से ये प्रिवेंट करती है ओजोन लेयर. बिकॉज इस रेज से क्या हो सकता है, स्किन कैंसर या आईज में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. So this was the importance of atmosphere. And now next we have composition of air. कि air आपके किन किन components से मिलकर बनी है. So as we have learned from the childhood only that air is a mixture of gases. Air क्या है? Different types of gases का mixture है. And जो दो main content है air के that is nitrogen and oxygen. ठीक है. अब इन दो गैसेस के साथ साथ एयर के अंदर स्मॉल क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड बाकी गैसेस की भी होती है. ओके, यू कैन सी द प्रपोर्शंस ऑफ गैसेस इन द गिवन पिक्चर. यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है जैसे कि सबसे ज्यादा जो अबंडेंट अमाउंट ऑफ गैस हमारे एटमॉस्फेयर में दैट इज नाइट्रोजन ऑफ अबाउट 78%. उसके बाद ऑक्सीजन कितना 21% होता है. फिर उसके बाद 0.03% इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.97% इज अदर गैसेस. नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. अब उसके साथ साथ हमारे एयर में कुछ वाटर वेपर का भी कंटेंट प्रेजेंट होता है एंड हमारी एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ठीक है, ह्यूमिडिटी इज हाई. ह्यूमिडिटी तब ज्यादा होती है जब हमारी एयर में वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा होता है
ह्यूमिड एयर में प्रेसिपिटेशन जो हमारी बॉडी सरफेस से होता है वो इजिली एंड क्विकली इवेपोरेट नहीं होता, जिसकी वजह से वी फील अनकंफर्टेबल. वी कैन फील द ह्यूमिडिटी इन एयर बिफोर एंड आफ्टर द रेन. ओके, एंड आप एयर में जो ह्यूमिडिटी फील करते हो वो बिफोर एंड आफ्टर द रेन यूजुअली हम फील करते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. अब एयर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज है. नंबर 1, एयर हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. एयर में वेट होता है एंड एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बलून लेना है एंड यू हैव टू ब्लो एयर इनटू इट. व्हाट हैपेंस टू इट्स साइज? क्या होगा? आप ये देखेंगे कि ब्लोइंग एयर इनटू अ बलून इंक्रीजेज इन साइज. जैसे जैसे आप बलून में एयर को ब्लो करोगे उस बलून का साइज इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर ने क्या करा है? उस बलून के अंदर के स्पेस को ऑक्यूपाई किया है. नेक्स्ट, एयर ऑल्सो हैज वेट. एयर में वेट भी होता है एंड इसको आप कंपेयर कर सकते हो क्या? एक इन्फ्लेटेड बलून के वेट को डिफ्लेटेड बलून के वेट के साथ कंपेयर करके. ओके, नेक्स्ट इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. बिकॉज एयर हैज वेट, क्योंकि एयर का वेट होता है, सो वो क्या नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स प्रेस कर सकती है. एयर कैन पुश थिंग्स. एयर चीजों को पुश कर सकती है. मूविंग एयर को वी कॉल विंड. ओके, पैराशूट, काइट, ग्लाइडर, सेलिंग बोट, ये सभी विंड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं टू मूव. सो स्कूटर, ट्रक, बसेस, कार, दे ऑल आर सपोर्टेड ऑन द टायर. ये सभी अपने टायर के ऊपर सपोर्टेड है एंड इनके टायर में क्या किया जाता है? एयर को ही पंप किया जाता है. सो एयर प्रेशर भी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, ट्राई ओपनिंग अ पैकेट ऑफ मिल्क. अगर आप एक मिल्क पैकेट को ओपन करने की कोशिश करोगे तो जैसे ही आप एक छोटी सी ओपनिंग करते हो उसके एक साइड पर मिल्क जो है बहुत धीरे धीरे से वहां से फ्लो करना स्टार्ट करता है. इफ यू मेक अनदर स्लिट ऑन द अदर साइड, एंड अगर आप दूसरी साइड पे भी एक दूसरा स्लिट लगा देंगे तो मिल्क बहुत रैपिडली फ्लो करेगा. अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एयर जो है वो दूसरे वाले साइड से एंटर कर रही है एंड जो अंदर मिल्क है उसको पुश कर रही है टू कम आउट मोर क्विकली. ओके, एयर प्रेशर हेल्प अस इन मेनी वेज. अब उसके साथ साथ एयर प्रेशर हमें और भी डिफरेंट वेज में हेल्प करता है. इफ देयर वाज नो एयर प्रेशर, अगर एयर प्रेशर नहीं होता सो आप क्या नहीं कर पाते? फाउंटेन पेन्स को फिल अप नहीं कर पाते. इवन सकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ वुड नॉट बी पॉसिबल. ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हो? जूस वगैरह सक करते हो किसके थ्रू? स्ट्रॉ के थ्रू. वो भी पॉसिबल नहीं होता इफ देयर वाज नो एयर प्रेशर. सो ड्रॉपर्स भी क्या करते हैं? एयर प्रेशर का ही यूज करते हैं. यू कैन सी दिस इज सिरिंज, ड्रॉपर एंड दिस इज ड्रिंकिंग स्ट्रॉ. ये सभी वर्क करते हैं बिकॉज ऑफ एयर pressure. Okay, now next is hot and cold air. अब hot and cold air के बारे में डिस्कस करें. So sun heat up land and water. sun क्या करता है? sun land and water दोनों को heat up करता है and इसकी वजह से उनके ऊपर जो air है वो भी heat हो जाती है या फिर warm हो जाती है. Now heat affects land and water differently. अब heat जो है land and water दोनों को different form में affect करती है. एक्चुअल में land absorb and loses heat more quickly. land जो है वो heat को absorb भी जल्दी करती है and उसको lose भी जल्दी करती है. जबकि दूसरी तरफ जो वाटर है, वाटर हीट को एब्जॉर्ब भी धीरे धीरे करता है एंड वाटर हीट को लूज भी काफी स्लोली करता है एज कम्पेयर टू लैंड. द वार्म एयर अबव द लैंड एंड सी इज ऑलवेज लाइटर एंड देयरफॉर इट राइजेस अप. एंड जो ये वार्म एयर होती है अबव द लैंड एंड अबव द सी ऑल्सो, ये हमेशा वार्म एयर लाइटर होती है, हल्की होती है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ राइज करती है. एंड कूल एयर जो ठंडी हवा होती है, क्योंकि वो हैवी होती है तो इट विल सिंक डाउन, वो नीचे की तरफ डूब जाती है. So when warm air rises up, अब जब warm air rise up ऊपर की तरफ राइज करती है, cool air जो है उसके प्लेस को, वैकेंट प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए रश करती है. ओके, इस तरीके से एयर करंट्स का फॉर्मेशन होता है. ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहता है एंड इसकी वजह से कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होते हैं. लैंड एंड सी ब्रीज आर कॉज ड्यू टू कन्वेक्शन करंट ओनली. लैंड और सी ब्रीज का जो कंसेप्ट है वो कन्वेक्शन करंट की वजह से ही देखा जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सी ब्रीज. सी ब्रीज क्या होता है? ड्यूरिंग द डे टाइम पे ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, सन की हीट की वजह से लैंड जो है वो जल्दी फास्टर रेट पे हीट अप होती है एज कम्पेयर टू सी. ओके, एंड इस वजह से जो हॉट लैंड के ऊपर एयर है वो भी जल्दी हीटेड हो जाती है एज कम्पेयर टू एयर विच इज अबव द सी सरफेस. एंड देन दिस वार्म एयर, ये जो वार्म एयर है ये लाइटर होने की वजह से ऊपर की तरफ राइज होती है एंड जो एयर अबव द सी है वो कूल होती है एंड कूल एयर सी से रश करती है टुवर्ड्स द लैंड, उसके वैकेंट प्लेस को, जो वार्म एयर ने प्लेस को वैकेंट किया है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए. एंड इसी मूविंग एयर को कहा जाता है सी ब्रीज, जो कि सी के ऊपर वाली जो कूल एयर है वो जैसे ही उस वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करती है जो कि लैंड के ऊपर जो वार्म एयर थी वो राइज अप होने की वजह से खाली हो चुका है. इस तरीके से द मूविंग और द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम सी टू द लैंड, दैट इज नोन एज सी ब्रीज. नेक्स्ट वी हैव कॉजेज ऑफ रेन एंड मॉनसून. अब रेन एंड मॉनसून के कॉजेज क्या है? सो ड्यूरिंग समर सीजन में जो लैंड नियर द सी है, एज आई टोल्ड यू, इट हीटेड मोर रैपिडली देन द नियर बाय
वाटर। सो द एयर अबव द लैंड, इस तरीके से जो लैंड एरिया के ऊपर एयर है वो भी वार्म हो जाती है, एंड वार्म एयर राइजेज अप एंड कॉजेज अ लो प्रेशर एरिया। वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज अप होती है जिसकी वजह से नीचे लो प्रेशर एरिया हो जाता है। फिर कूल सी ब्रीजेस, अब जो ठंडी सी ब्रीजेस हैं वो उसके बाद फ्लो करना स्टार्ट करती हैं ओशियन से, किसके टुवर्ड्स, लैंड के टुवर्ड्स, उस स्पेस को फिल करने के लिए। इस तरीके से द विंड्स फ्रॉम द सी कैरी विद देम मॉइस्चर आल्सो। अब उसके साथ साथ जो विंड्स सी वाले एरिया से लैंड के टुवर्ड्स फ्लो करती हैं वो अपने साथ मॉइस्चर भी कैरी करती हैं, एंड मॉइस्चर लेडन विंड्स की वजह से ही रेन कॉज होता है। द मॉनसून विंड्स, इसके बाद मॉनसून विंड्स जो है अपने साथ हैवी रेनफॉल लेकर आती हैं। नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज। नाउ व्हाट इज लैंड ब्रीज? एट नाइट, अब नाइट टाइम पे लैंड एंड सी दोनों ही कूल होना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एज आई टोल्ड यू लैंड लूजेज हीट फास्टर। लैंड जो है हीट को एक फास्टर रेट पे लूज करती है एज कम्पेयर टू सी। सो इसके वजह से सी जो है वो वार्मर होता है देन द लैंड, एंड एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से एयर अबव द सी, एयर जो सी के ऊपर थी वो क्या करती है, वो भी वार्मर हो जाती है एंड ऊपर की तरफ राइज अप होना शुरू करती है। एंड जो लैंड के ऊपर पोल एयर थी वो हैवी होने की वजह से सी के टुवर्ड्स मूव करती है टू टेक इट्स प्लेस, एंड दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज वेंटिलेटर्स इन हाउसेज। अब घर में जो वेंटिलेटर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी नीड टू गेट इनफ लाइट एंड फ्रेश एयर इन अ हाउसेज। अब हमारे घर में इनफ अमाउंट ऑफ लाइट एंड फ्रेश एयर होना जरूरी है। सनलाइट एंड फ्रेश एयर क्या करते हैं, घर में जो जर्म्स हैं उनको किल करते हैं एंड हमारे हाउस को हेल्दी कंडीशंस में रखते हैं। ओके, एंड दैट इज व्हाई वी प्रोवाइड वेंटिलेटर्स इन आवर हाउसेज। इसीलिए हमारे घर में वेंटिलेटर्स हम बनाते हैं। वेंटिलेटर्स क्या करते हैं, फ्रेश एयर को अलाउ करते हैं टू कम इन, एंड जो फोल एयर है उसको क्या करते हैं, एक्सेल आउट करते हैं। वेंटिलेटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एयर करंट्स। वेंटिलेटर्स भी एयर करंट्स के प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं, जो कि वार्म एयर हमारे घर के अंदर है वो राइज अप होती है एंड बाहर की तरफ चली जाती है, एंड कूल फ्रेश एयर जो है वो उसके प्लेस को, वैकेंट प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए इट रन इनसाइड आवर हाउस। इवन इफ वी कीप ऑल डोर्स एंड विंडोज ऑफ आवर रूम क्लोज, अगर आप अपने घर के सभी डोर्स एंड विंडोज को क्लोज भी रखेंगे तो भी वेंटिलेटर्स क्या करते हैं, एयर के फ्री सर्कुलेशन को अलाउ करते हैं इन द रूम। ओके, हम सभी को फ्रेश एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम जो कंटेमिनेटेड एयर होती है जिसमें आपकी गैसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन्हें क्या उन प्लेसेस से जहां हम रहते हैं वहां से क्या करना, रश आउट करना, रिमूव आउट करना जरूरी होता है, एंड इसीलिए क्या बनाए जाते हैं, वेंटिलेटर्स बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वाटर। वाटर क्या है, वाटर एक टेस्टलेस, ओडोरलेस, कलरलेस सब्सटेंस है, एंड हम वाटर को देख भी सकते हैं एंड उसे फील भी कर सकते हैं। अ लिक्विड दैट कंटेन्स अ डिसॉल्व मटेरियल, एक लिक्विड जिसके अंदर एक डिसॉल्व मटेरियल होता है उस लिक्विड को सॉल्यूशन कहा जाता है। एक सब्सटेंस जिसको लिक्विड में डिसॉल्व करते हो उसे आप सॉल्यूट कहते हो, एंड एक सब्सटेंस जिसमें जो कि जनरली ज्यादातर लिक्विड होता है एंड इसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा उस सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट कहेंगे। ओके, शुगर प्लस वाटर क्या बनाएगा, शुगर सोल्यूशन बनाएगा। अब शुगर यहाँ पे सॉल्यूट है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, एंड शुगर सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन। सिमिलरली कॉमन सॉल्ट सोल्यूट हो गया, वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया, दोनों को कंबाइन करने पे जो बनेगा सॉल्ट सोल्यूशन, राइट। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्विंग सॉलिड वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि वाटर के पास प्रॉपर्टी है कि वो काफी सारे सॉलिड्स को डिसॉल्व कर लेता है, इसीलिए वाटर हमेशा एक सॉल्वेंट की तरह सर्व करता है बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि शुगर, कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ग्लूकोज, ये सभी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं एंड इन सभी सब्सटेंसेस को वी कॉल सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जैसे कि आयरन, वुड, सैंड, सॉडस्ट, क्ले, ऑयल, वैक्स, कोकोनट ऑयल, दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते एंड वी कॉल देम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, एक्चुअल में इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस अब या तो वाटर पे फ्लोट करते हैं या नीचे सिंक हो जाते हैं। इफ यू थ्रो अ फेदर इन अ रिवर, अगर आप रिवर में एक फेदर को थ्रो करोगे ये उस सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर ही रहेगा एंड वाटर की जो डायरेक्शन होगी फ्लो करने की उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सिमिलरली इस तरीके से अगर आप एक वुडन प्लैंक को रिवर में थ्रो करते हैं तो वो आपके वाटर सरफेस के ऊपर रहेगा एंड इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, वी कॉल इट फ्लोटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज इम्प्योरिटीज इन वाटर। वाटर में क्या क्या इम्प्योरिटीज होती हैं? सो स्टूडेंट्स, वाटर दैट वी यूज मेनली कम्स फ्रॉम रिवर, पॉन्ड, लेक्स एंड वेल। जो वाटर आप यूजुअली यूज करते हैं वो मेनली कहाँ से, रिवर, पॉन्ड, लेक एंड वेल्स जैसी वाटर बॉडीज से मिलता है। ऑफन, अब कभी कभी उसमें क्या होता है, सैंड, डर्ट, मड, जर्म्स, ये सभी चीजें मिक्स होती है जो कि वाटर को अनफिट बनाती हैं फॉर कंजम्पशन, एंड इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, सभी सब्सटेंसेस को वी कॉल इट इम्प्योरिटीज, राइट। इम्प्योरिटीज अब दो टाइप्स की होती हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज वो है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगी, एग्जांपल सॉल्ट, एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वो है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, दैट इज सैंड एंड
germs. Now insoluble impurities can be separated by the following methods. अब insoluble impurities को हम कुछ methods के थ्रू separate कर सकते हैं. तो कैसे हम इन soluble impurities को water से separate करेंगे? Let's discuss about them. The very first method is sedimentation. Sedimentation में क्या होता है? In this method, water is allowed to stand undisturbed for a few hours in a container. At the end of this time, the insoluble impurities will have settled down at the bottom of the container and they are called sediment and the process is called sedimentation. So इस method में student हमें क्या लेना है? एक ऐसा water जिसमें आपकी insoluble impurities mixed हैं, उस water को आप allow करोगे, यानी कि उसको without डिस्टर्बेंस अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाएगा कुछ मिनट्स के लिए. फिर वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आप क्या देखोगे कि जितनी भी सॉलिड इम्प्योरिटीज थी वो नीचे सेटल हो चुकी होंगी उस कंटेनर में एंड जो वाटर है वो आपका ऊपर फ्रेश वाटर या क्लीन वाटर आपका ऊपर की तरफ आ चुका होगा. अब वो जितनी भी सॉलिड वेस्ट है या इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो नीचे सेटल हो चुका है उन्हें हम सेडिमेंट बोलते हैं एंड ये जो मेथड है इसे सेडिमेंटेशन कहा जाता है. The next is decantation. Now this consists of slowly pouring the clean water at the top into another vessel. अब जो वो ऊपर सेडिमेंट के ऊपर क्लीन वाटर है जब आप उसको धीरे धीरे दूसरे वेसल दूसरे बर्तन में पोर कर लेते हो उसे कहा जाता है क्या? डिकेंटेशन. ठीक है, नीचे क्या बच जाएंगे? एक कंटेनर में सेडिमेंट बच जाएंगे और दूसरे वेसल में आपने क्या निकाल चुके हो? आप वो क्लीन वाटर को सेपरेट आउट कर चुके हो. सो डिकेंटेशन हमेशा सेडिमेंटेशन के बाद ही पॉसिबल होता है. Next is filtration. Now what is filtration? Now insoluble impurities can be removed by passing the impure water through a filter paper also. A mixture of sand and water can be separated by using filtration. What they saying कि insoluble impurities को आप क्या कैसे रिमूव कर सकते हो? आप उस इम्प्योर वाटर को अगर एक फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे तो उससे भी जितनी भी उसके अंदर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो रिमूव हो जाती हैं. एग्जाम्पल गिवन है, मान लो कि आपके पास एक सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है तो आप उसे बहुत आसानी से फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके सेपरेट कर सकते हैं. सर्कुलर फिल्टर पेपर, आपको एक सर्कुलर फिल्टर पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है ट्वाइस सो दैट वो एक कोन शेप में आ जाए. ओके एंड अब ये पेपर कोन को आप एक फनल के अंदर रखेंगे एंड उसके नीचे एक बीकर को रखा जाएगा फनल के नीचे एंड फिर मिक्सचर को फनल में पोर किया जाएगा. तो जो जितनी भी सैंड है उस मिक्सचर के अंदर वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी एंड क्लीन वाटर विल बी ऑब्टेन्ड इन दी बीकर. ओके, नाउ नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल इंप्योरिटीज. अब सॉल्युबल इंप्योरिटीज को कैसे सेपरेट किया जाता है? तो सबसे पहले हमारे पास मेथड है इवेपोरेशन. सो सम सॉल्युबल इंप्योरिटीज कैन बी रिमूव बाय हीटिंग द वाटर. कुछ सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं जिसको आप रिमूव कर सकते हो सिंपली वाटर को क्या करके? हीट करके. बिकॉज इस प्रोसेस में क्या होगा, जितना भी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा वाटर वेपर फॉर्म में बनकर एंड नीचे जो है वो सॉलिड सॉल्युबल इंप्योरिटीज रह जाएंगी. ओके एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन प्रोसेस. Next is distillation. Distillation क्या है? It is a method which gives us both the solute and the solvent separately. Distillation एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही चीजें सेपरेटली मिल जाती हैं. ओके, जब आप सॉल्यूशन को हीट करेंगे वाटर इवेपोरेट होगा, फिर उस इवेपोरेटेड वाटर को हम एक कंडेंसर के अंदर एंटर करेंगे जिसको हमने कूल रखा है बाय द कोल्ड वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड इट. फिर जैसे ही वो वाटर वेपर कंडेंसर के अंदर एंटर करेगा हॉट स्टीम विल चेंज इनटू वाटर अगेन. ओके, जिस जो नीचे एक फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा एंड ये वाटर अब आपका टोटली प्योर है, फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटीज है. इसको आप डिस्टिल वाटर कहते हैं एंड जितना भी सॉल्यूट है वो आपका कहाँ? फ्लास्क में रह जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर. अब ड्रिंकिंग वाटर को हम कैसे प्योरीफाई करते हैं? सो वाटर मस्ट बी प्योरीफाइड बिफोर ड्रिंकिंग एज इट में कंटेन जर्म्स दैट कैन कॉज डिजीजेस. सो वाटर कैन बी प्योरीफाइड इन द फॉलोइंग वेज. सो जो पानी आप पीते हो उसको पीने से पहले आपको वाटर को प्योरीफाई करना जरूरी है बिकॉज इसके अंदर काफी सारे जर्म्स हो सकते हैं विच विल कॉज डिजीजेस. सो वाटर को कैसे प्योरीफाई किया जाता है? नंबर 1, वाटर फिल्टर सेपरेट द इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर. आप वाटर फिल्टर का यूज कर सकते हो जो कि वाटर में से इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर देते हैं एंड जो लास्ट में बचता है दैट इज क्लीन वाटर. ठीक है, उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स, इन्हें भी हम वेल्स यानी कि कुएं जो होते हैं उनमें ऐड कर सकते हैं बिकॉज ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं? दे आल्सो किल जर्म्स इनसाइड द वाटर. नेक्स्ट इज बॉइलिंग. बॉइलिंग आपका सिंपलेस्ट वे है ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए. बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स. अगर आप वाटर को बॉईल करते हैं अबाउट 10 मिनट्स के लिए तो उससे उस वाटर के अंदर जितने भी जर्म्स है दे ऑल विल बी किल्ड एंड बॉइल्ड वाटर शुड बी स्टोर्ड. एंड उसके बाद जो बॉइल्ड वाटर है उसे हमेशा क्लीन कंटेनर में स्टोर किया जाएगा एंड हमेशा कवर्ड रखना चाहिए. एट द लास्ट एडिंग क्लोरीन. क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक केमिकल है जिसको हम वाटर में ऐड करते हैं टू किल जर्म्स एंड ये जो प्रोसेस है वाटर प्योरीफाई करने का बाय यूजिंग क्लोरीन दैट इज नोन एज क्लोरीनेशन प्रोसेस. ओके, so the chapter is completed over here. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.